हेलो हेलो सभी जनों को। तो अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर हमारे विद्युत के अध्याय में, जिसे हम कहते हैं विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव। मतलब विद्युत प्रवाह के ऐसे कौन से प्रभाव है जो हमको तापमान देते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम और पढ़ते हैं और ये हमारी दिनचर्या में किस तरह से इस्तेमाल आते हैं हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विद्युत उपकरणों के कार्य करने के पीछे सामान्य सिद्धांत क्या है? तो इन सारे उपकरण में क्या समान बात है? ये सारे उपकरण जो है वो विद्युत लेते हैं और विद्युत के बदले हमको क्या देते हैं? हमको देते हैं तापमान। ठीक है, या फिर ऊष्मा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इनके कार्य करने के पीछे रहता है? ऐसे कौन सा सामान्य सिद्धांत है? ये वही सिद्धांत है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव। यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा सिद्धांत है? आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव जो है उसके बारे में हम और चीजें पढ़ते हैं। प्रतिरोधक में ऊष्मा का अपव्यय। जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक होते हैं तब स्रोत ऊर्जा लगातार पूरी तरह से ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है। मतलब जैसे ये परिपथ है और इस परिपथ में अगर केवल प्रतिरोधक होता है तो जो स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है, जो कि सेल, हमारा जो सेल है, उसकी जो सारी ऊर्जा है वो किस तरह से नष्ट हो जाती है? वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो विद्युत धारा का प्रवाह तो आगे होने देता ही नहीं है अगर केवल प्रतिरोधक है उसमें। तो वो जो ऊर्जा है वो किस तरह में नष्ट हो जाती है? वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऊष्मा के रूप में मतलब वो जो प्रतिरोधक है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ही ज्यादा तापमान उसका बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारी जो ऊर्जा है स्रोत की वो लगातार पूरी तरह से ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसे विद्युत धारा के ताप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। क्या है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वो है कि जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक होता है तब स्रोत ऊर्जा मतलब जो स्रोत हमको ऊर्जा दे रहा है उसकी ऊर्जा, तो तब स्रोत ऊर्जा लगातार पूरी तरह से ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। किस रूप में? गर्मी के रूप में, तापमान के रूप में। ठीक है, समझ में आया कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? आगे बढ़ते हैं फिर। जूल का तापमान नियम, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल जो है हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने ये दिया था हमको नियम, इसको इसलिए हम बोलते हैं जूल का तापमान नियम। क्या है देखते हैं। जूल के ताप का नियम कहता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब जब भी किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो जो प्रतिरोध है, जो उस विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकता है, प्रतिरोध देता है, प्रतिरोधकता देता है, उस प्रतिरोध में ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है। तो ये है जूल के ताप का नियम कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी परिपथ में तो प्रतिरोध में जो प्रतिरोधक है उसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिरोध के एक निश्चित मान के लिए उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब जो प्रतिरोध है उसके एक निश्चित मान के लिए, मान लीजिए जो प्रतिरोध हमने R मान लिया, तो इस मान के लिए ही, ये हम बदल नहीं सकते अब, तो ये एक निश्चित मान हो गया। उस निश्चित मान के लिए उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ये क्या है? धारा, और ये है वर्ग, और ये है समानुपाती, सीधा समानुपाती। तो जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला पॉइंट। वैसे तो ये है पहला पॉइंट, लेकिन ये स्टेटमेंट है तो ये याद रखिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये अलग अलग कारक हैं जिन पर ऊष्मा हमारी संबंधित रहती है, ये अलग अलग कारक हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं।
करंट के एक निश्चित मान के लिए उत्पन्न गर्मी प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होती है। मतलब करंट का एक निश्चित मान, ऊपर क्या था, प्रतिरोध का एक निश्चित मान, नीचे है यहाँ पे करंट के एक निश्चित मान के लिए अगर करंट का हमेशा हम एक निश्चित मान रखेंगे तो जो उत्पन्न हुई गर्मी है वो प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होती है। ऊपर क्या था, प्रतिरोध अगर हम मान रखते, अगर हम निश्चित मान रखते तो ऊष्मा का जो धारा है उसके वर्ग के समानुपाती होता हमारी ऊष्मा। ठीक है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है हमारी ऊष्मा। लेकिन अगर हम करंट को, हमारी धारा को निश्चित मान में रखे तो जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध के साथ में समानुपाती या सीधे अनुपातिक होता है। मतलब H is directly proportional to R। H जो है ऊष्मा वो है सीधे अनुपातिक या फिर समानुपाती किसके साथ में, प्रतिरोध के साथ में। समझ में आया? आखिरी वाला देखते हैं। और उत्पन्न ऊष्मा उस समय के सीधे अनुपातिक होती है जिसके दौरान धारा प्रवाहित होती है। मतलब अगर धारा t वक्त के लिए, ये क्या है, वक्त या फिर समय, t समय के लिए प्रवाह हो रही है तो जो ऊष्मा है वो इस समय के समानुपाती होगी या फिर सीधे अनुपातिक होगी। ठीक है, तो हमको क्या क्या मिल गया, जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध के समानुपाती होगा और जो ऊष्मा है वो समय के समानुपाती होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे सूत्र क्या है। P is equals to V by IT। ठीक, V by T मतलब P जो है, जो पावर या फिर शक्ति बोलते हैं इसको, शक्ति जो है वो है V into Q upon T। Q upon T क्या था हमारा, हमने पढ़ा है I, तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा VI। ठीक है, और हमारी ऊष्मा क्या हो जाएगी, ऊष्मा फिर हो जाएगी H is equals to P into T। ठीक है, जो हमको देगी H is equals to VIT। यहाँ पे दिया VIT, कैसे दिया ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया, H is equals to VIT ऐसे मिला। ठीक है, फिर उसके बाद में जो H है उसको I2RT में कैसे लाते हैं। V का क्या है हमारे पास में वैल्यू, V is equals to IR है ना, तो हम बस वही डाल देंगे, H is equals to IR into I into T। उससे हमको क्या मिल जाएगा, I2RT। ठीक है, जो कि जूल का लॉ भी बताता है, जूल का जो नियम है वो भी यही बताता है कि H जो है वो समानुपाती है वर्ग I2। ठीक है, धारा के वर्ग से वो समानुपाती है प्रतिरोध से और वो समानुपाती है समय से। तो ये जो हमको मिला है वो इसके समान है ना, तो मतलब ये जो सूत्र है वो सही है। ठीक है, H is equals to I2RT सही है। और P का क्या था, P is equals to V into I। ठीक है, ये I होगा, ये थोड़ा गलत हो गया, V into I कैसे, V into Q by T होता है इसका फॉर्मूला, Q by T होता है I। ठीक है, तो समझ में आगे कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये आप सूत्र याद रखिए, कौन से सूत्र, एक ये H is equals to I2RT और एक P is equals to VI, ये आप दोनों याद रखिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। उदाहरण 12.10, एक इलेक्ट्रिक आयरन 840 वॉट की दर से ऊर्जा की खपत करता है जब हीटिंग अधिकतम दर पर होती है। 360 वॉट जब हीटिंग न्यूनतम होती है, मतलब कम होती है। ये अधिकतम मतलब ज्यादा और ये न्यूनतम मतलब कम होती है। वोल्टेज 220 वोल्ट है। प्रत्येक मामले में धारा और प्रतिरोध क्या है। अब हम पहला वाला लेते हैं। पहला वाला क्या है, अधिकतम वाला, अधिकतम दर वाला लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या दे रखा है, 840 वॉट दे रखा है हमको, मतलब हमको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, P दे रखा है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो P यानी कि पावर, P दे रखा है 840 वॉट। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है हमको, V भी दे रखा है 220 वोल्ट। तो हमने कौन सा सूत्र पढ़ा था, P is equals to VI पढ़ा था। इन्होंने क्या क्या मांगा है, इन्होंने धारा और प्रतिरोध मांगा है।
तो P इज इक्वल्स टू VI पड़ा था, तो हम धारा इससे निकाल सकते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। तो क्या हो जाएगा, अधिकतम की धारा हो जाएगी 840 अपॉन 220, इसका उत्तर आएगा 3.82 एम्पियर। तो धारा निकाल ली हमने। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध। फिर से हम ओम के नियम में जाएंगे। ओम का नियम क्या था, V इज इक्वल्स टू IR। V दे रखा है, I दे रखा है, R निकालना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V है 220 और I है 3.82, हमने अभी अभी निकाला धारा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 57.60 ओम। ठीक है, समझ में आ गया अधिकतम का कैसे निकाला। उसी तरह से हम निकालेंगे अब न्यूनतम का भी। न्यूनतम देखते हैं अब, न्यूनतम दर, इसका क्या दे रखा है हमको, इसका भी पावर दे रखा है, P दे रखा है, शक्ति दे रखा है 360 वॉट। ठीक है, V भी दे रखा है 220 वोल्ट, तो P इज इक्वल्स टू VI लगा देंगे। फिर से I इज इक्वल्स टू P अपॉन V हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा सरल है, बस सूत्र को याद रखना है। इससे हमको मिलेगा 1.64 एम्पियर की धारा। I निकल गई। अब ओम के नियम से हम क्या करेंगे, ओम के नियम से हम प्रतिरोध भी निकाल लेंगे। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, है ना। मैं ये सूत्र बार बार लिख रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ में लिखें और भूले नहीं, बार बार लिखते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है, 220 अपॉन 1.64, 1.64 क्या है, विद्युत धारा है, तो इसका उत्तर आएगा 134.15 ओम। ठीक है, क्या क्या निकला, हमारी धारा निकल गई और हमारा प्रतिरोध निकल गया अधिकतम का, और न्यूनतम का क्या क्या निकला, न्यूनतम का भी धारा और प्रतिरोध निकल गया। समझ आया ये उदाहरण, बहुत ही ज्यादा सरल था ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 4 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक में संभावित अंतर का पता लगाइए। मतलब हमको क्या पता लगाना है, हमको पता लगाना है V, संभावित अंतर पता लगाना है हमको। अब क्या क्या दे रखा है लिख लेते हैं। R दे रखा है हमको 4 ओम। ठीक है, हमको दूसरी क्या चीज दे रखी है, हमको H ऊष्मा दे रखी है 100 जूल। ठीक है, और हमको एक और चीज दे रखी है, वो है समय, 1 सेकंड। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक सेकंड। प्रत्येक सेकंड मतलब हर 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा देती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में समय भी दे रखा है। समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हमारा सूत्र लेंगे H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और हमको ये और ये पता है, हमको I निकालना है, हमको धारा निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन RT। I इज इक्वल्स टू अंडर रूट H अपॉन RT। आप डरिए मत, ये अंडर रूट वगैरह देखे, बहुत ही ज्यादा सरल है। अब हम इसके में वैल्यू डाल देंगे। H का क्या हमको दे रखा है मान 100, और R का क्या दे रखा है 4, और समय का क्या दे रखा है 1 सेकंड। हमको क्या मिल गया 100 अपॉन 4, जो कि है 10/2, 5 एम्पियर हमको मिल गया। क्या है ये है धारा। अब इससे हम क्या निकालेंगे, हम इससे निकालेंगे संभावित अंतर। क्यों, क्योंकि हमको R दे रखा है, हमने धारा निकाल ली। अब हमको बस ओम का नियम लगाना है, V इज इक्वल्स टू IR, और निकालना है कि संभावित अंतर या फिर विभवांतर क्या होने वाला है, जो कि है 5 × 4। क्यों, 5 हमने धारा निकाल ली, 4 हमको दे रखा था R, 4 ओम दे रखा था ना यहाँ पे प्रतिरोध, निकाल लिया, बस 20 वोल्ट, उत्तर मिल गया। सरल था, बहुत ज्यादा सरल था। आगे बढ़ते हैं फिर। इलेक्ट्रिक हीटर की कॉर्ड क्यों नहीं चमकती है जबकि हीटिंग तत्व चमकता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक हमको हीटर मिलता है, उसकी जो कॉर्ड है, उसकी जो तार है जो कि हम लगाते हैं स्विच बोर्ड में, वो क्यों नहीं चमकती, लेकिन हीटिंग का जो तत्व है जो हमको गर्मी देता है वो चमकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो कॉर्ड है उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। प्रतिरोध कम होता है, R कम होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है यही तो हमारी विद्युत धारा का प्रवाह करता है।
विद्युत धारा को स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व तक लाने के लिए कॉर्ड चाहिए। उस कॉर्ड में अगर प्रतिरोध हो गया तो वो हीटिंग तत्व तक पहुंचेगा ही नहीं विद्युत धारा का प्रवाह। इसलिए कॉर्ड जो है, कॉर्ड का प्रतिरोध कम होता है किसके मुकाबले में? हीटिंग तत्व के मुकाबले में। हीटिंग तत्व का प्रतिरोध काफी ज्यादा अधिक होता है, R जो है वो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ऊष्मा है वो है समानुपाती प्रतिरोध के। इस वजह से जो हमारा कॉर्ड है वो चमकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉर्ड का प्रतिरोध कम है, तो इस वजह से कॉर्ड की ऊष्मा भी कम होगी। ऊष्मा कम होगी तो वो नहीं चमकेगा। लेकिन हमारा जो हीटिंग तत्व है ये है किसके लिए? ये है कॉर्ड के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा जो हीटिंग तत्व है, गर्मी देने वाला तत्व है, उसके में क्या है? उसके में है कि प्रतिरोध बहुत अधिक है। प्रतिरोध अधिक है तो ऊष्मा भी अधिक है, और बहुत ज्यादा जब गर्म हो जाता है ये हीटिंग तत्व तब चमकने लगता है। समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉर्ड है, हीटर की कॉर्ड है, उसका प्रतिरोध कम होता है, और जो ऊष्मा है, ऊष्मा समानुपाती होती है प्रतिरोध के। तो जिसका प्रतिरोध कम उसकी ऊष्मा भी कम। हीटिंग तत्व का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, तो उसकी ऊष्मा भी बहुत अधिक होती है, और इस वजह से वो चमकता है जब बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका तापमान बढ़ जाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 50 वोल्ट के संभावित अंतर से 1 घंटे में 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करते समय उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, हमको क्या दे रखा है? हमको संभावित अंतर या विभवांतर जिसको बोलते हैं वो दे रखा है 50 वोल्ट। हमको एक और चीज दे रखी है, हमको दे रखा है आवेश। आवेश दे रखा है हमको 96,000 कूलम। हमको और चीज क्या दे रखी है? हमको दे रखा है समय। 1 घंटा दे रखा है, उसको हम सेकंड में बदल देते हैं, इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, ये हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, अब हमको क्या निकालने का है? हमको निकालने का है ऊष्मा। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे क्या? हम निकालेंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा कैसे निकालेंगे? हमारे पास में है ये सूत्र I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। हमारे को Q क्या दे रखा है? 96,000, और हमको T क्या दे रखा है? 3600, है ना। तो अब हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 80/3 एम्पियर। ये क्या है? हमारा विद्युत धारा। अब हम क्या करेंगे? हमको क्या निकालना है? हमको ऊष्मा निकालना है। ऊष्मा का क्या है हमारे पास में सूत्र? हमारे पास में है VIT, है ना। इसको हम I2RT भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में संभावित अंतर है तो हम ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हम फॉर्मूला में डाल देते हैं 50 इंटू I क्या निकाला हमने? 80/3 इंटू हमने समय क्या निकाला? 3600। इसका फिर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका उत्तर आता है 482,345। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 4.8 इंटू 10⁶ जूल्स। ये आ जाता है हमारा उत्तर। तो हमको क्या निकालने को बोला था? हमको उत्पन्न ऊष्मा की गणना करने को बोला था, और बिल्कुल हमने वो कर दी। कैसे करी? सबसे पहले हमने विद्युत धारा निकाली। विद्युत धारा निकालने के बाद में बस हमने सूत्र में उसके वैल्यू को डाल दिया। विद्युत धारा कैसे निकाली? Q अपॉन T। हमने अध्याय के शुरुआत में पढ़ा था ये, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। इस फॉर्मूला से हमने निकाल लिया, फिर हमने इस सूत्र में डाल दिया और हमको ऊष्मा मिल गई। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अब। प्रश्न 3, 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लोहा 5 एम्पियर की धारा लेता है। 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा की गणना करिए। मतलब हमको क्या क्या दे रखा है इस प्रश्न के अंदर? हमको दे रखा है R जो कि है 20 ओम, हमको दे रखा है I जो कि है 5 एम्पियर, और हमको दे रखा है T जो कि है 30 सेकंड। ये तो बहुत ही सरल है। इसमें क्या करना है? इसमें बस हमको ये सूत्र याद रखना है, H इज इक्वल्स टू I2RT। ठीक है, I2I क्या है? 5, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, R क्या है? 20 इंटू 30 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 20 इंटू 30 सेकेंड। 25
into 600 जो कि हो जाएगा हमारा 15,000 जूल्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 into 10 to the power 4 जूल। मिल गया। बहुत ही ज्यादा सरल था, इसमें तो सब कुछ दे रखा था, बस हमको सूत्र याद रखना था। ठीक है, मेरे साथ में लिखिए, आपको सूत्र भी सारे याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाह के ताप प्रभाव के अनुप्रयोग, मतलब और क्या क्या प्रयोग में ला सकते हैं हम इस ताप प्रभाव के वजह से, हम रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं? इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर, जूल के ताप पर आधारित कुछ परिचित उपकरण हैं। हमने स्टार्ट में, इस सेशन के स्टार्ट में देखा था, वहां पे इलेक्ट्रिक अवन, केतली, हीटर ये सब दिखाया, तो उन्होंने पूछा था कि आखिर कौन सा सिद्धांत यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कौन सा सिद्धांत होता है? जूल के ताप पर आधारित कुछ परिचित उपकरण हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग क्या हो गए? इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक अवन हो गया, इलेक्ट्रिक केतली हो गई और इलेक्ट्रिक हीटर भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजली का बल्ब और उसकी कार्य प्रणाली। बिजली का बल्ब किस तरह से काम करता है देखते हैं। उच्च गलनांक वाली एक मजबूत धातु जैसे टंगस्टन, गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस। उच्च गलनांक मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसका गलनांक बहुत ज्यादा अधिक हो, कि वो आसानी से गल ना जाए, ऐसा धातु, ऐसी मजबूत धातु लेते हैं। जैसे कि टंगस्टन का उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट जैसे ये अगर एक बल्ब है, ऐसा एक बल्ब है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसे कुछ चीज होएगी, ऐसे घूमी हुई सी कुछ चीज होएगी, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट का क्या काम है देखते हैं। फिलामेंट द्वारा खपत की जाने वाली अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में दिखाई देती है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा विकिरणित, रेडिएटेड प्रकाश के रूप में होता है। मतलब ये जो हमारा फिलामेंट है, उसके द्वारा हम जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो ये जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है, उसमें आ जाती है ऊष्मा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, खपत की जाने वाली अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में दिखाई देती है। मतलब जितना भी हम उसके अंदर ऊर्जा भेजते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा भाग ऊष्मा के रूप में खपत की जाती है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा, बहुत ही ज्यादा छोटा सा हिस्सा विकिरणित होता है, मतलब हमको प्रकाश देने लगता है, प्रकाश के रूप में वो विकिरणित होता है, रेडिएट होता है, बाहर निकल के आता है, हमको दिखने लगता है। तो उस तरह से जब ये ऊष्मा, जो हमारी जो ऊर्जा है, वो सबसे ज्यादा तो ऊष्मा में निकलती है, और उसका एक छोटा सा भाग विकिरणित होकर प्रकाश के रूप में निकलता है, और ये जो प्रकाश के रूप में हमको दिखता है, वो होता है बल्ब का चमकना। तो जब कोई बल्ब चमकता है, तो उसके अंदर का जो फिलामेंट है वो क्या करता है, वो जो हमको हमारी दी हुई ऊर्जा है, उसको ऊष्मा और प्रकाश के रूप में बाहर निकालता है, वो खपत करता है। सबसे ज्यादा भाग तो ऊष्मा में जाता है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा विकिरणित होकर प्रकाश के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। समझ में आई? ये देखिए इस चित्र में, ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे जो है ना, वो इसको, ये पूरा का पूरा है फिलामेंट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। विद्युत फ्यूज और उसके कार्य, उसका कार्य। विद्युत, आपने सुना होगा ना कि कभी कभी लोग बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, उसका क्या मतलब है देखते हैं। किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा का प्रवाह को रोककर सर्किट और उपकरणों की सुरक्षा करता है। तो ये फ्यूज क्या करता है, कभी कभी क्या होता है ना, अनावश्यक रूप में बहुत ज्यादा अधिक विद्युत धारा आ जाती है, और इतनी ज्यादा अधिक विद्युत धारा का प्रवाह अगर हो गया, तो हमारे जो उपकरण हैं, हमारे विद्युत उपकरण हैं, वो सारे फूट जाएंगे, या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम, उनमें कोई दिक्कत आ जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हम लगाते हैं फ्यूज। तो ये फ्यूज क्या करता है, वो अनावश्यक रूप से जो उच्च विद्युत धारा है उसको रोकता है और उपकरणों की सुरक्षा करता है। ठीक है, डिवाइस के साथ श्रृंखला में रखा जाना चाहिए। श्रृंखला में क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम श्रृंखला में नहीं रखेंगे, तो मान लीजिए हमने श्रृंखला में
नहीं रखा और हमने इस तरह से हमने श्रेणी क्रम में नहीं रखा और हमने पार्श्व क्रम में रखा, तो क्या होगा, ये फ्यूज यहाँ से तो रोक देगा। हमने फ्यूज यहाँ पे श्रेणी क्रम में हमने पार्श्व क्रम में लगाया तो यहाँ से तो रोक दिया, लेकिन यहाँ पे उतना ही अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होएगा और ये वाली जो चीज है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं ताकि बिल्कुल शुरुआत में ही यहाँ पर ही फ्यूज जो है वो अधिक जो अनावश्यक उच्च विद्युत धारा है उसको यहीं पे रोक दे और आगे कोई भी चीजें, कोई भी उपकरण खराब नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं। धातु या उपयुक्त गलनांक के मिश्र धातु के बने तार के टुकड़े से मिलाकर बनता है, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा आदि। मतलब धातु या फिर उपयुक्त गलनांक, हमको क्या चाहिए, एक निश्चित गलनांक का मिश्र धातु या धातु चाहिए जिसको हम एक तार के टुकड़े से मिलाकर बनाते हैं। इसका क्या, इसको ऐसा क्यों चाहिए ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको एक उपयुक्त गलनांक का धातु या मिश्र धातु चाहिए जो तार के टुकड़े से मिलकर फ्यूज बना सकता है। उदाहरण क्या क्या है, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, इन सब से फ्यूज बन सकता है, लेकिन एक उपयुक्त गलनांक पे ही, एक उपयुक्त गलनांक होना चाहिए इन सारे तार के टुकड़ों का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए ऐसा क्यों, यदि निर्दिष्ट मान या फिर स्पेसिफाइड वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं, निर्दिष्ट मान मतलब जितना बोला गया है उतना मान से अधिक धारा परिपथ में प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार का तापमान बढ़ जाता है, इससे फ्यूज वायर पिघल जाती है और सर्किट टूट जाता है। हमको एक निश्चित देते हैं, निश्चित मान का हमको देते हैं विद्युत धारा, ठीक है, अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए अगर विद्युत धारा तो क्या होगा, जो हमारा तार है, फ्यूज की एक पतली जो तार है वो तार क्या करेगी, वो तार यहाँ से ऐसे पिघल जाएगी और टूट जाएगी, ये टूट जाएगा। ठीक है, और ये टूट गया तो आगे उपकरणों को ये अधिक वाला, ये अधिक निर्दिष्ट मान से अधिक वाला जो धारा है वो आगे उपकरणों तक नहीं आएगी और ये जो उपकरण है वो खराब होने से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब अधिक निर्दिष्ट मान से अधिक धारा का प्रवाह होता है तो हमारा जो फ्यूज है जिसका एक निश्चित गलनांक है वो समझ जाता है कि अच्छा ये अधिक धारा, अधिक विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो वो क्या है, उसका तापमान बढ़ जाता है और वो टूट जाता है। और जैसे ही वो टूटता है वो श्रृंखला में लगा हुआ है उपकरणों के साथ में, तो उसके टूटते ही बाकी उपकरणों तक वो अधिक विद्युत धारा नहीं पहुंचती और उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। समझ में आया? बहुत ही ज्यादा सरल था। आगे देखते हैं फिर। विद्युत शक्ति वह दर जिस पर विद्युत परिपथ में ऊर्जा का अपव्यय या उपभोग किया जाता है, विद्युत शक्ति का SI मात्र वॉट है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति वो दर है जिस पर विद्युत परिपथ में ऊर्जा का अपव्यय या उपभोग होता है। मतलब वो दर या फिर रेट भी बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो दर जिस पर विद्युत परिपथ में ऊर्जा का या तो अपव्यय निकलना होता है या फिर उपभोग काम किया जाता है, उस दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? वॉट। वॉट है, वॉट को हम W लिखते हैं और इंग्लिश में इसको WATT लिखते हैं, WHAT नहीं, WATT वॉट। ठीक है, इसको W से हम संबोधित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ में आया विद्युत शक्ति क्या है? वो दर जिस पर विद्युत परिपथ जो है ऊर्जा का अपव्यय या फिर उपभोग करती है, उस दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। देखते हैं आगे। 1 वोल्ट के संभावित अंतर पर संचालित होने पर एक उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति जिसमें 1 एम्पियर करंट होता है। मतलब ये देखिए, 1 वॉट विद्युत शक्ति कब होता है? जब 1 वोल्ट के संभावित अंतर पर संचालित होने पर एक उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति जिसमें 1 एम्पियर करंट होता है। ठीक है, ये है इसका एक और डेफिनेशन, ये है इसका एक और सेंटेंस जो हमको समझाता है कि विद्युत शक्ति क्या है। क्या है विद्युत शक्ति? वो शक्ति है
जो कि 1 वोल्ट के संभावित अंतर पर संचालित होने पर एक उपकरण द्वारा खपत की गई होती है, जिसमें 1 एम्पियर करंट होता है। मतलब अगर ये मान लीजिए कोई चालक है तो इसमें 1 वोल्ट का मान लीजिए संभावित अंतर या विभवांतर है और इसमें 1 एम्पियर करंट या विद्युत धारा आगे जा रही है। तो इस उपकरण द्वारा, इस चालक द्वारा खपत की गई शक्ति को हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। वो होती है 1 वॉट। ठीक है, कैसे? ये देखिए 1 वॉट P इज टू वी आई दे रखा है हमको। तो अगर हमारा विभवांतर 1 वोल्ट है और हमारा करंट 1 एम्पियर है तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 वॉट विद्युत शक्ति। आगे देखते हैं, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है, जिसे आमतौर पर इकाई के रूप में माना जाता है। विद्युत ऊर्जा जो है वो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो वॉट आवर है, वॉट आवर तो मिलता है, वॉट आवर तो ठीक है, लेकिन जो किलोवाट आवर है वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ वॉट से हमारा काम नहीं चलता, हमारे उपकरण नहीं चलते, तो इसलिए हम किलोवाट लगा देते हैं ताकि हमारे उपकरणों के लिए आसानी हो जाए और हम बता पाए कि अच्छा 10 किलोवाट चाहिए। अगर हम वॉट आवर वॉट के हिसाब से रखते तो वो 10 किलोवाट को हमको 10,000 वॉट लिखना पड़ता। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा काम है, बहुत ही बड़ा काम है, इसलिए हम छोटे में लिखने के लिए उसको 10 किलोवाट लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, बिजली के बिल। हम बिजली के बल्ब, पंखे और इंजन जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए बिजली बोर्ड या इलेक्ट्रिक कंपनी का भुगतान करते हैं। तो हम किस चीज के पैसे देते हैं? हम उस ऊर्जा के पैसे देते हैं जो हमने उपयोग करा हो। हमारे फैन में, हमारे एसी में, हमारे टीवी में, इन सब जगह पे जो ऊर्जा लगती है हम उसका पैसा देते हैं, हम उसका भुगतान करते हैं, जो हम किसको? बिजली बोर्ड को या इलेक्ट्रिक कंपनी जो हमको वो ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो बिजली का बिल क्या है? उस ऊर्जा के लिए भुगतान जिसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बिजली का बिल आखिर है क्या? आगे देखते हैं, उदाहरण आ गया, उदाहरण 12.12। एक बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा होता है, करंट 0.50 एम्पियर। बल्ब की शक्ति क्या है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? P इज इक्वल्स टू वी आई पढ़ा था हमने। तो हमको क्या क्या दे रखा है? V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट दे रखा है और I भी दे रखा है 0.50 एम्पियर, है ना? हम बस इस सूत्र में डाल देंगे, P क्या आ जाएगा? 220 इंटू 0.50, तो ये हो जाएगा 110 जूल पर सेकेंड या फिर 110 किलोवाट। ठीक है, समझ में आया? किलोवाट और जूल पर सेकेंड एक ही चीज है, सॉरी किलोवाट नहीं, सिर्फ वॉट। वॉट और जूल पर सेकेंड एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन हम वॉट इसलिए लिखते हैं क्योंकि जूल पर सेकेंड दो चीजें हो गई और वॉट जो है वो SI मात्रा होती है, इसलिए हम वॉट लिख देते हैं। तो हम 110 जूल सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? 110 वॉट भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई? ये प्रश्न कैसे करा? हमको संभावित अंतर, हमको विभवांतर दे रखा था, हमको विद्युत धारा भी दे रखा था, हमको बस सूत्र में डालना था P इज इक्वल्स टू वी आई, 220 इंटू 0.50, तो हमको मिल गया 110 जूल पर सेकेंड या फिर 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। समझ में आ गई उदाहरण? आगे बढ़ते हैं। 400 वॉट रेटिंग वाला एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 8 घंटे पर दिन काम करता है। इसे 30 दिनों के लिए 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से संचालित करने के लिए ऊर्जा की लागत क्या है? मतलब हमसे क्या बोला कि भाई आपका कितना बिजली का बिल आएगा अगर आपके 400 वॉट रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर 8 घंटा प्रतिदिन चल रहा है 30 दिन के लिए, और उसका मूल्य क्या है? उसका मूल्य है 3 रुपए प्रति किलोवाट। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालना है। इसमें हमको दे रखा है P 400 वॉट दे रखा है P। ठीक है, हमको और क्या दे रखा है? हमको दे रखा है T जो कि है 8 घंटे। 8 घंटे कितने दिन काम में आया? 30 दिन।
तो टोटल टाइम क्या हो गया 8 × 30। क्यों? क्योंकि 8 घंटे 30 दिन तक चला। ठीक है, समझ में आया? 8 × 30 इसलिए लिख दिया हमने, 8 × 30 घंटे। ठीक है, घंटे लिख दिए। उसके बाद में अब हमको क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है। मूल्य दे रखा है क्या, 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर। ठीक है, ये दे रखा है। अब हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमारे को ये पता है कि हर किलोवाट आवर पर 3 रुपए लग रहा है, तो हम निकालते हैं कि कितने किलोवाट आवर लग रहे हैं। कैसे निकालेंगे, 400 वाट लगता है। 400 वाट का हमको शक्ति दे रखा है, वो कितने टाइम तक, कितने वक्त तक इस्तेमाल होता है, वो 8 घंटे के लिए इस्तेमाल होता है 30 दिन तक। तो हमको मिलता है उससे कितना हमने कितना ऊष्मा का कितना ऊर्जा हमने इस्तेमाल करी, 9600 वाट आवर। ठीक है, ये हो जाएगा 96 किलोवाट आवर। ठीक है, अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपए है। ठीक है, 3 रुपया है ना। तो 96 किलोवाट आवर के लिए कितने रुपए होंगे, कितने रुपए होंगे, 96 × 3/1, जो कि हो जाएगा 288.0 रुपए। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, कितना लागत है, क्या है, बिल क्या आ जाएगा, 288.0 रुपए। ठीक है, समझ में आया बिजली का बिल कैसे निकालना है। कितना हमारा इस्तेमाल हुआ है ऊर्जा, उसको हम क्या करेंगे, बिजली का बिल जो है उसका जो मूल्य है उससे हम उसकी गणना कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, उससे हमको पता पड़ जाएगा कि हमको कितने पैसे देने हैं। ठीक है, क्या करा है हमने इसमें, हमने जो शक्ति जो है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर की, वो कितनी पूरी की पूरी इस्तेमाल हुई है, वो हम देखते हैं कैसे, उसको जितना समय तक इस्तेमाल करा गया है उससे गणना कर। ठीक है, उससे गणना जब करते हैं तो हमको पता पड़ जाता है कि टोटल कितना हमने पूरा का पूरा संयोजित इस्तेमाल करा है शक्ति का, और उतनी शक्ति का हमको पैसा देना है, उतनी ऊर्जा का हमको पैसा देना है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। करंट एक निश्चित दर पर ऊर्जा प्रदान करता है। कौन से कारक इस दर को निर्धारित करते हैं? तो विद्युत धारा द्वारा विद्युत धारा जो ऊर्जा प्रदान करता है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है विद्युत शक्ति पर। ठीक है, तो विद्युत शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, और विद्युत शक्ति को हम किस तरह से लिख सकते हैं, P = VI लिख सकते हैं। P = I²R लिख सकते हैं, और P = V²/R भी लिख सकते हैं। तो किस कारक से निर्धारित होता है ये विद्युत धारा का निश्चित दर, विद्युत धारा के द्वारा ऊर्जा जो प्रदान करी गई है उसका निश्चित दर किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है विद्युत शक्ति पर। P विद्युत शक्ति पर निर्भर करता है। और विद्युत शक्ति को हम किस तरह से लिख सकते हैं, P = VI, P = I²R, या फिर P = V²/R। समझ गए। आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न 2, एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर लेती है। 2 घंटे में मोटर की शक्ति और खपत की गई ऊर्जा का निर्धारण करें। तो हमको क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। हमको दे रखा है वोल्ट, संभावित अंतर, या फिर हमको दे रखा है विभवांतर, हमको दे रखा है I जो कि है 5 एम्पियर, और हमको दे रखा है T जो कि है 2 घंटा। 2 घंटा को हम सेकंड में लिख देंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालने का है, हमको निकालने का है मोटर की शक्ति। मोटर की शक्ति कैसे निकालते हैं हम, P = VI से, V दे रखा है, I भी दे रखा है ना, तो हम निकाल लेते हैं शक्ति। 220 × 5 = 1100 वाट। तो हमने निकाल ली मोटर की शक्ति, पहला काम तो हो गया। दूसरा क्या है, खपत की गई ऊर्जा।
ऊर्जा का हमारे पास में क्या सूत्र था? ऊर्जा का सूत्र था H इज इक्वल्स टू VI इंटू टी। ठीक है, हमको V भी दे रखा है, हमको I भी दे रखा है, हमको T भी दे रखा है, तो निकाल लेते हैं। 220 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, ये सेकेंड। हर बार याद रखिए कि घंटे को सेकेंड में जरूर बदल ले, लेकिन यहाँ पे हमने पिछला जो हमने बिल निकाला था उसमें हमने घंटे को सेकेंड में नहीं बदला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए जो पैसे हमको मूल्य दे रखा था वो किलोवाट घंटे, किलोवाट प्रति घंटे दे रखा था, ये प्रति घंटे है, किलोवाट प्रति घंटे दे रखा था, इसलिए हमने घंटे को बदला नहीं सेकंड में। लेकिन आप हर बार सेकंड में जरूर बदलिएगा, ये अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा 00 इंटू 7 से मिल जाएगा 79 जूल। तो ऊर्जा कितनी खपत हो गई? ऊर्जा खपत हो गई 7920000 जूल्स। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना था? हमको शक्ति निकालनी थी। शक्ति कैसे निकाली? P इज इक्वल्स टू VI से। और ऊर्जा निकालनी थी। ऊर्जा कैसे निकाली? H इज इक्वल्स टू VIT से। समझ में आया? बहुत ही सरल था। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर। हमारा जो अध्याय 12 है विद्युत का वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे, पूरा अध्याय भी समझ में आ गया होगा। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।